14%, 14% of these affluent households have zero financial savings. AI का भी एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी इफेक्ट आएगा, राइट? थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से 3-4 साल लगेंगे, बट 3-4 साल बाद मुझे लगता है इंडिया में जॉब क्रिएशन होगी AI से। जब ट्रम्प जीते तभी मुझे समझ आया कि अब तो पंगा आने वाला है। फॉर सम रीजन लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री वर बिजारली कॉन्फिडेंट। हाँ, एक चीज़ जो इंडिया में उछल रहा है, थैंक गॉड फॉर दैट, बिकॉज आई अर्न माई लिविंग फ्रॉम दैट, इज द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट भागे जा रहा है, बट उसमें भी मुझे एक जो आशंका है, उसमें कितना सारा बोरोड मनी है वो समझना मुश्किल है। इंडिया के बैंक्स डेटा नहीं कलेक्ट करते। देयर इज़ नो कंपल्शन फ्रॉम द RBI टू आस्क द बोरोवर कि आपने ये लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है या किसके लिए लिया है। तो एंड ड्यूज पे हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली डेटा नहीं है। मेरी आशंका है, मेरी कंसर्न है, मेरा फियर है कि काफ़ी हद तक जो ये बोरोइंग का एक्सप्लोजन रहा है, that might be for investing in the market, in which case the consequences are fairly enormous. रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, जैसे कि टेलीकॉम, जैसे कि मेडिकल केयर, हॉस्पिटल केयर, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन, राइट? इसकी कॉस्ट, मेरा जो अनुमान है, हम जो डेटा इकट्ठा करते हैं मार्सर्स में, उसके मुताबिक मिडिल क्लास की कॉस्ट ऑफ लिविंग हर 7 साल डबल हो रही है। ठीक है, 7 साल, एवरी 7 years कॉस्ट ऑफ लिविंग इज डबलिंग, मतलब रफली 10% पर एनम मिडिल क्लास की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। एंड आई एम यूजिंग द इंडिगोड एग्जांपल टू इलस्ट्रेट क्या हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मार्केट शेयर हो रहा है काफ़ी सारे सेक्टर्स में, सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं। आज इंडिगो के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है, तो ज़्यादा इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। सेवरल अदर सेक्टर्स में इस प्रकार का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, जिससे कि कंज्यूमर के ऊपर प्राइस हाइक्स आ रहे हैं। जो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्ट्रक्ट है, काफ़ी दिलचस्प है। करीबन 90-95 करोड़ वोटर्स हैं, ठीक है। इसमें से इनकम टैक्स पेमेंट करने वाले वोटर्स केवल 4 करोड़ हैं, ठीक है। तो 95 करोड़ वोटर्स 4 करोड़ इनकम टैक्स देते हैं, राइट? यू डोंट नीड टू बी अ पॉलिटिकल जीनियस टू से ये 4 करोड़ लोगों का इनकम टैक्स दबा के लो और बाकी वोटर्स में ये पैसा बांट दो, जिससे इलेक्शन जीते। एंड आई डोंट थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन हुज ऑब्जर्विंग इट, बट इलेक्शन पे इलेक्शन यही चल रहा है। एंड अगर आप भारत सरकार के बजट डॉक्यूमेंट्स को देखें, लास्ट 2019 से लेकर 2024 तक इनकम टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ GDP स्टेडीली रोज, राइट? करीबन 1.2-1.3%, मतलब करीबन $60-70 बिलियन आराम से एक्स्ट्रा लिया गया इनकम टैक्स के ज़रिए से। इस साल शुक्र है 1 फरवरी 2025, शुक्र है फाइनेंस मिनिस्टर ने 12 लाख तक इनकम टैक्स ज़ीरो कर दिया। मेरी उम्मीद है कि 1 फरवरी 2026 में ये 12 लाख तक जो रिलीफ मिल रही है, होपफुली फाइनेंस मिनिस्टर जी इसको 15 लाख तक कर देंगे। लेकिन पेंडिंग सच रिलीफ, जो टैक्स पोस्ट टैक्स सैलरी है, जो पोस्ट टैक्स पे है, वो और भी शार्पली घट रही है। व्हाट इज हैपनिंग इज टेक्नोलॉजी इंसान को रिप्लेस कर रही है, ठीक है। मेरे काफ़ी रिश्तेदार भी इसके कैजुअलिटीज़ बन चुके हैं, तो इसलिए फर्स्ट हैंड दिख रहा है। साथ ही साथ हर साल 8 मिलियन ग्रेजुएट वर्कफोर्स में आ रहे हैं। तो अगर सप्लाई बढ़ती रहे और डिमांड घट जाए तो जाहिर है वेजेस पे प्रेशर आती है। सो नॉमिनल वेजेस, मतलब कि जो आपकी CTC है वो थोड़ी बहुत सालाना शायद बढ़ रही है, 4-5-6% होपफुली बढ़ रही है, बट कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी रियल वेजेस में, मतलब योर नॉमिनल वेज ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन, आपकी रियल वेजेस मेरे अनुमान से घट रही है, राइट? एंड दैट वाज द सेकंड पॉइंट आई वाज मेकिंग, दैट कि आप अंडर पेड हो इन द सेंस कि आपकी रियल वेजेस सालाना नीचे जा रही है कंपेयर टू योर कॉस्ट ऑफ लिविंग। And I'm not talking food inflation. Food inflation, to give the government credit, is under control. It's other stuff such as this whole transport cost का इशू जो इंडिगो के हादसे की वजह से सामने उभर के आया है। बट यही मुद्दा मुझे स्कूल फीस में भी दिख रहा है, यही मुद्दा मुझे मेडिकल इंश्योरेंस में भी दिख रहा है, यही मुद्दा मुझे अलग अलग क्षेत्र में दिख रहा है जहाँ पे फटाफट प्राइसेस आर गोइंग अप। 2025 के फरवरी में विवेक हमने एक रिसर्च कमीशन किया, हमने डन एंड ब्रैडस्ट्रीट को एक सर्वे के लिए पैसे दिए
और हमने बोला कि आप जाके सर्वे कीजिए उन हाउस होल्ड्स को जिनकी कमाई 20 लाख से ऊपर है, मतलब 10x द नेशनल एवरेज। एफ्लुएंट हाउस होल्ड्स को सर्वे कीजिए। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट वापस आके बोला कि 1 in 10 हाउस होल्ड्स, इवन इन दैट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, 1 in 10 हाउस होल्ड्स इज इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, राइट। कमाल का और एक फैक्टर निकला इसमें से विवेक, 14% of these affluent households, 14%, 14% of these affluent households have zero financial savings, zero। मतलब अगर उनकी कल जॉब चली जाए या कुछ फैमिली में दुर्घटना हो जाए, they have no financial backup, right? Again I stress, इंडिया की एवरेज इनकम है 2.5 लाख। हमने उसके मुकाबले 10 गुना 10x रिचर फैमिलीज की सर्वे की, इस उम्मीद में कि सर्वे दिखाएगा कि इनके पास भरपूर पैसा है निवेश करने के लिए। हम जैसे कंपनी जो निवेशक के ऊपर फोकस करते हैं, हमको डेटा मिलेगी कि इनके पास जाके आप पिच करो अपना प्रोडक्ट। फाइंडिंग बिल्कुल विपरीत आया। जब ट्रम्प जीते तभी मुझे समझ आया कि अब तो पंगा आने वाला है। फॉर सम रीजन लॉट ऑफ पीपल इन आवर कंट्री वर बिजारली कॉन्फिडेंट कि ट्रम्प साहब हमारे लिए क्रिसमस के तोहफे लेके शीघ्र ही आते होंगे, बट अभी तक आए नहीं, जब तक एज वी नो। But to be honest, even the 50% tariff that he slammed on us, I think was beyond my wildest nightmares, right? To see us being singled out, जहाँ पे वियतनाम को 19 मिल रही है, जापान को 15 मिल रहा है, पाकिस्तान को भी शायद 19 दे दिया है। To see us being singled out like this was unprecedented, right? एक बार जब वो खबर, एक बार उन्होंने जब घोषणा कर दी कि इंडिया के ऊपर मैं 50% मारा हूँ, we traveled around 3 areas of the country हम गए। एक तो कोयम्बटूर और उसके आसपास जो टेक्सटाइल बेल्ट है वहाँ पे गए। वहाँ पे जो सुनने को आया कि पूरा इंडस्ट्री ठप पड़ गया है, एक्सपोर्ट रेट ठप पड़ गया है। सिंस देन दे हैव रीडायरेक्टेड सम ऑफ द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप, एट गॉन 3 months ago। कुछ हद तक यूरोप से अमेरिका उन्होंने रीडायरेक्ट किया, बट वहाँ पे जॉब्स आर क्लियरली एट रिस्क बिकॉज एक्सपोर्ट्स आर अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट दे डू इन कोयम्बटूर। फिर हम गए ईस्टर्न यूपी, तो यहाँ से वाराणसी के फ्लाइट लिए और फिर वहाँ से जो कारपेट बेल्ट है, ईस्टर्न यूपी में जो कारपेट बेल्ट है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कारपेट्स है, बहुत ही बारीकी का काम है, इंडिया की खास चीज़ है ये कारपेट एक्सपोर्ट्स। उन्होंने भी कहा कि हमारा पूरा ठप पड़ जाएगा 50% टैरिफ के बाद, फिर ये वेस्टर्न बायस टर्किश कारपेट या चाइनीज़ कारपेट की तरफ जाएंगे। उस पर वो बारीकी नहीं है, लेकिन 50% एक्स्ट्रा सस्ता है एंड वहाँ पे मार्केट शेयर लॉसेज आएगी। और फिर हम थर्डली गए जो जेम्स एंड ज्वेलरी का जो इंडस्ट्री है गुजरात में, उनसे बात करने गए। तो इन तीनों से बात करके समझ आया कि अगर 50 का 25 हो जाए तो इंडिया संभाल लेगा। अक्टूबर 2025 में नीति आयोग, नैस्कॉम और बीसीजी ने अपने कंबाइंड फॉर्मिडेबल इंटेलेक्ट को अप्लाई किया और उनका अनुमान है जो 2 सबसे अफेक्टेड सेक्टर्स हैं वो है आईटी सर्विसेज और दूसरा है कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब कि कॉल सेंटर टाइप जॉब्स। सो देयर वर्स्ट केस एस्टिमेट इज 2031 तक करीबन 20-25% जॉब्स इन दीज सेक्टर्स विल बी गॉन बिकॉज ऑफ एआई, राइट। टेक्नोलॉजी के यूजली 2 पहलू होते हैं। एक तो है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, जैसे कि 1880 या 85 में एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया तो तुरंत पता चल गया कि जो कैंडल बनाता है उसकी तो थैंक यू हो गई। सो सेम थिंग टुडे, एआई आ रही है, कोडर की थैंक यू हो रही है, ठीक है। इसको सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं, ये सबसे आसान एंड ये नेगेटिव इफेक्ट है। बट थोड़ी दिनों बाद कॉम्प्लीमेंटैरिटी इफेक्ट आती है। तो जैसे अगेन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एज एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक लाइट आई, ग्रामोफोन आया, हॉलीवुड आया। उस ज़माने में ये सब होते होते 20-25 साल लग गए, बट द कॉम्प्लीमेंटैरिटी इफेक्ट अल्टीमेटली प्रूव टू बी स्ट्रॉन्गर दैन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। कैंडल मेकर चला गया बट हॉलीवुड आ गई, पूरी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कोलोसल सी बन गई। तो मेरे ख्याल से एआई का भी एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी इफेक्ट आएगा, राइट। थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से 3-4 साल लगेंगे, बट 3-4 साल बाद मुझे लगता है इंडिया में जॉब क्रिएशन होगी एआई से। मेरी जो उम्मीद है कि जॉब क्रिएशन बड़े पैमाने पर होगी, आई एम टॉकिंग अबाउट से 50 million, 100 million jobs।